नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी सीजीव्यापम एस्पिरेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम शैक्षणिक अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रश्न प्रथम की ओर। शिक्षा का अधिकार नियम को भारत में कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है, शिक्षा के अधिकार नियम को भारत में 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर, याद रखिएगा किसको, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया था? संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। आपको याद रखना है कि शिक्षा के अधिकार नियम को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके साथ साथ आप याद रखने का प्रयास करेगा आरटीई को, किसको? आरटीई को लागू करने वाला, क्या करने वाला? लागू करने वाला भारत 135वां देश है। क्या याद रखिएगा? आरटीई को लागू करने वाला भारत 135वां देश है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है आरटीई को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? तो आपका आंसर क्या देना है? 135वां देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है। तो आपको याद रखना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। क्या याद रखिएगा? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 सही नाम है इस अधिनियम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस अधिनियम के संदर्भ में याद रखिएगा, इस अधिनियम में कुल 38 धाराएं हैं। याद रखिएगा कितने धाराएं हैं? कुछ 38 धाराएं हैं। और इस अधिनियम में अध्यायों की संख्या याद रखिएगा, किसकी? अध्यायों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आपको दो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कुल धाराएं कितनी है? 38 धाराएं हैं। और अध्यायों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 7 है करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 21A में, किसमें? अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 के तहत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेगा कि 1999 में, कब याद रखेगा? 1999 में तपस मजूमदार समिति का क्या होता है? गठन होता है। किसका याद रखेगा? तपस मजूमदार समिति का क्या होता है? गठन होता है। कौन सी समिति याद रखेगा? तपस मजूमदार समिति का गठन होता है। और कोई भी समिति बनती है तो वो क्या प्रदान करती है? अनुशंसा प्रदान करती है। क्या करती है? अनुशंसा प्रदान करती है। तो इस समिति ने अनुशंसा दिया कि अनुच्छेद, आपको क्या याद रखना है? अनुच्छेद 21A में, किसमें याद रखिएगा? अनुच्छेद 21A में निःशुल्क शिक्षा को, किसको बोलते हैं? निःशुल्क शिक्षा को जोड़ने की बात की। किसको? निःशुल्क शिक्षा को शामिल किया जाए करके बोली। तो यह समिति क्या प्रावधान देती है कि अनुच्छेद 21 में क्या कहती है कि निःशुल्क शिक्षा को शामिल किया जाए करके प्रावधान देती है। अब यह प्रावधान देती है और अनुशंसा करती है, तो इसी समिति के अनुशंसा के आधार पर संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया। तपस मजूमदार समिति की अनुशंसा पर क्या होता है? संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। तो आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन होता है? याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया गया भारत के संविधान में। और यह संविधान संशोधन कब हुआ? इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। 2002 में यह संविधान संशोधन किया गया। कब? 2002 में यह संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से याद रखिएगा अनुच्छेद 21A में, किसमें? अनुच्छेद 21A में शिक्षा को, किसको याद रखेगा? शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। किसको? शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। अधिकार घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो यह महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो आपको आंसर क्या देना है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, अनुच्छेद 21A के माध्यम से। और किस समिति की अनुशंसा पर किया गया करके प्रश्न पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है? तपस मजूमदार समिति के अनुशंसा पर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया। तो आपको ऑप्शन ए क्या दिया है? लोकसभा। ऑप्शन बी क्या दिया है? राज्यसभा। ऑप्शन सी क्या दिया है? संसद, भारत की संसद। ऑप्शन डी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत की संसद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा? भारत की संसद के द्वारा। तो आपको याद रखना है संसद, क्यों? संसद किसी भी अधिनियम को क्या करती है? अधिनियमित करती है। तो इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। आपको याद रखना है संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा होता है। क्या होता है? एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा के बाद आपको याद रखना है लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा होता है। लोकसभा के साथ क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों अंगों से मिलकर क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। तो यहां से एग्जामिनर आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य
राज्यसभा में कब पारित हुआ? क्या पूछ सकता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो आपको याद क्या रखना है, इसे कब पारित किया गया? 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा इस एक्ट को क्या किया गया? पारित किया गया राज्यसभा द्वारा। इसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यह एक्ट कब लोकसभा द्वारा पारित किया गया? तो आपको याद रखना है यह अधिनियम कब लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? 4 अगस्त को। याद रखिएगा किसको? 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहां से एग्जामिनर आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि इस अधिनियम में राष्ट्रपति महोदय ने कब हस्ताक्षर किया गया? तो आपको याद रखना है इस अधिनियम में राष्ट्रपति महोदय द्वारा 26 अगस्त, कब याद रखिएगा? 26 अगस्त 2009 को इस अधिनियम में राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। इसके साथ साथ एग्जामिनर यहां से और क्या प्रश्न पूछ सकता है? आपको याद रखने का प्रयास करना है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब इस अधिनियम पर क्या किया गया? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना है इस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? याद रखेगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे। कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी इस समय क्या थी? राष्ट्रपति थी। और इन्होंने ही इस अधिनियम पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। कब किया? 26 अगस्त 2009 को क्या होता है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा इस अधिनियम में क्या किया? हस्ताक्षर किया गया। अब यहां से एग्जामिनर का मन करेगा तो और किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे करके। तो आपको याद रखना है इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? देश के मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे? याद रखिएगा, मनमोहन सिंह जी थे करके आपको याद रखना है। अब इसके बाद और यहां से क्या प्रश्न पूछ सकता है? महत्वपूर्ण आपको याद रखेगा, गजट में प्रकाशन पूछ सकता है। किसमें? गजट में प्रकाशन कब हुआ? इस अधिनियम का गजट में क्या पूछ सकता है? प्रकाशन पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? प्रकाशन। तो आपको याद रखना है गजट में प्रकाशन इसका कब हुआ? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त 2009 को किसको? इस अधिनियम को गजट में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। इसके बाद यहां से एक महत्वपूर्ण तथ्य और क्या पूछ सकता है? लागू कब हुआ? यह अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? अभी हमने चर्चा किया 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ? यह अधिनियम क्या हुआ? संपूर्ण भारत में लागू हुआ। किसमें? संपूर्ण भारत में लागू हुआ। किसको छोड़कर? याद रखिएगा, संपूर्ण भारत में किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। याद रखना है किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को क्या किया गया? लागू किया गया। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य को आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 में किस आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? तो आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसके साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है, दिव्यांग। क्या याद रखेगा? दिव्यांग अधिकार अधिनियम। क्या याद रखेगा? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को याद रखेगा। किसको? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि दिव्यांग बच्चों को, किसको? दिव्यांग बच्चों के लिए, किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18, आपको याद क्या रखना है? 6 से 18 की आयु तक। किस आयु तक? 6 से 18 की आयु तक मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। किसका? मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। इस भी महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना है। क्या याद रखना है? कि दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। यह महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की आयु कितना है? तो आपको आंसर क्या देना है? 6 से 18 वर्ष की आयु है। क्योंकि किसमें प्रावधान किया गया है? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में यह प्रावधान दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। चर्चा को आगे विस्तार देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में, किसमें यहां प्रश्न पूछ रहा है? प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा शामिल है। तो आपको याद रखना है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा शामिल है। किसमें? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को शामिल किया गया है। तो आपको याद क्या रखना है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा क्या कहलाती है? प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, परिभाषा है। तो यहां पूछ रहा है यह किसकी परिभाषा है? तो आपको याद रखना है यह असुविधाग्रस्त समूह। किसकी परिभाषा है? असुविधाग्रस्त समूह या वंचित वर्ग की परिभाषा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस परिभाषा को आप याद रखिएगा क्योंकि मैंने जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है उन सब परिभाषाओं को कंप्लीट किया हूं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 8वां, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोई विद्यालय क्या लेता है? कैपिटेशन शुल्क लेता है, तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो इस अधिनियम में
प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय क्या लेता है, कैपिटेशन शुल्क लेता है, तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना अर्थदंड का प्रावधान है। कितने गुना अर्थदंड का प्रावधान है? 10 गुना अर्थदंड का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, यह प्रावधान किसमें दिया गया है? धारा 13 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी विद्यालय अगर कैपिटेशन शुल्क लेता है तो प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना अर्थदंड लिया जाएगा। इसके साथ साथ धारा 13 में यह भी प्रावधान किया गया है, अगर, याद रखिएगा, अगर प्रवेश परीक्षा लेता है, कोई भी विद्यालय क्या लेता है? प्रवेश परीक्षा लेता है। क्या लेता है? प्रवेश परीक्षा लेता है, तो प्रथम बार, क्या याद रखिएगा? पहली बार उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 25,000 रुपए का क्या लगाया जाएगा? याद रखिएगा, 25,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। इसके बाद भी वो क्या लेता है? परीक्षा लेता है, तो उस पर 50,000 रुपए का क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी आपको याद रखना है कि धारा 13 में क्या प्रावधान है कि अगर कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके प्रति व्यक्ति शुल्क का क्या लिया जाएगा? 10 गुना अर्थदंड लिया जाएगा। उसके साथ साथ इस धारा में क्या प्रावधान है? अगर प्रवेश परीक्षा लेता है तो पहली बार प्रवेश परीक्षा में लेने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 25,000 रुपए। इसके बाद भी वह परीक्षा लेता है तो 50,000 रुपए का जुर्माना का क्या है? प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह प्रदर्शित करती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान और प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो यह किसमें प्रावधान किया गया है? धारा 10 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। यहां पर माता पिता के क्या है? कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो यह किसमें प्रदर्शित करता है? धारा 10 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 10वां, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय में निम्नांकित प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रविष्ट होना चाहिए। तो यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? निजी एवं विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय का मतलब होता है खास श्रेणी के विद्यालय में निम्नांकित प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रविष्ट होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25% बच्चों को क्या होता है? निजी और विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है कितने प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रविष्ट करने का अधिकार है? 25% को होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 25%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 11, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालकों को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा? ऑप्शन ए, उसके ज्ञान के अनुरूप, तो इसके ज्ञान के अनुरूप तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह कथन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी, उसके मौखिक साक्षात्कार के, तो ये मौखिक साक्षात्कार का भी प्रावधान नहीं है। उसके अनुवीक्षण के अनुरूप, तो इसका भी प्रावधान नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? उसकी आयु के अनुरूप, किसके अनुरूप? आयु के अनुरूप उसे कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। तो यहां पर ये क्या है? ड्रॉप आउट से संबंधित है। तो यह प्रश्न कौन से धारा से संबंधित? याद रखिएगा, धारा 4 के प्रावधान से संबंधित है। और धारा 4 क्या बोलता है? अनामांकित, क्या बोलता है? अनामांकित व ड्रॉप आउट के लिए प्रावधान है। यहां पर धारा 4 के अंतर्गत क्या है? अनामांकित एवं ड्रॉप आउट, क्या याद रखिएगा? ड्रॉप आउट बालक के संबंध में यहां पर प्रावधान दिया गया है। तो धारा 4 में यह प्रावधान दिया गया है कि अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को उसके आयु के अनुसार पर, किसके? उसके आयु के अनुसार पर कक्षा में क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। किसके अनुसार पर? उसके आयु के अनुसार पर प्रवेश देना होगा। किसमें? कक्षा पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है। तो प्रवेश नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? अनामांकित। तो ऐसे बालक को कैसे प्रवेश दिया जाएगा? उसकी आयु का अनुरूप दिया जाएगा। क्योंकि यह प्रश्न कौन से धारा से संबंधित है? धारा 4 से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न भी आएंगे तो आप अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक धारा को विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12वां, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर कथन प्रथम को पढ़ते हैं। कथन ए, एक बच्चा को विस्तृत समय में प्रवेश दिया जाएगा। तो यह कथन क्या है? सत्य है कि एक बच्चे को विस्तृत समय में क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। किसमें? विस्तृत समय में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये धारा 15 में प्रावधान है। किसमें? याद रखिएगा, धारा 15 के तहत प्रावधान है कि प्रवेश से मना नहीं कर सकते। तो धारा 15 क्या कहता है? प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक शिक्षा में बालक को विद्यालय में सरकार द्वारा तय की गई अवधि में प्रवेश ले सकेगा, किंतु वह तय अवधि में भी प्रवेश नहीं ले सकता है तो उसे प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उसके बाद एक क्या किया गया? सितंबर
सितंबर में, याद रखिएगा कब, सितंबर 2016 में। कब, सितंबर 2016 में सरकार ने प्रवेश की अवधि सत्र प्रारंभ होने से, किसमें, सत्र प्रारंभ होने से 6 माह तक कर दी। क्या कर दी, अगर कोई भी बच्चा सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के बाद भी विद्यालय में आता है तो उसे क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। तो यह प्रावधान किसमें दिया गया है, आपको याद रखना है, धारा 15 के अंतर्गत। तो एक बच्चा विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, यह कथन क्या है, सत्य है। चलते हैं कथन बी पर, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो यह कथन तो सत्य है। अब पढ़ते हैं कथन सी को। कथन सी, एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करा सकता है। क्या कर सकता है, करा सकता है। तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। आपको याद रखना है कि धारा 5 में, किसमें, धारा 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी अन्य विद्यालय में क्या कर सकता है, अपना स्थानांतरण करवा सकता है। और इस धारा के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि आप याद रखिएगा कि बच्चा टीसी मांगता है, अगर विद्यालय से क्या मांगता है, टीसी मांगता है, तो शिक्षकों को, उस विद्यालय को 7 दिन के अंतर्गत उस बच्चे को टीसी उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, विद्यालय की जिम्मेदारी है। अगर 7 दिन के अंदर टीसी उपलब्ध नहीं कराता तो उस पर क्या किया जा सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकता है। तो यह कथन भी क्या है, सत्य है, याद रखिएगा। उसके बाद कथन डी पर चर्चा करते हैं। किस पर, कथन डी पर, आयु प्रमाण पत्र की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यह कथन क्या है, असत्य है। तो धारा 14 में क्या प्रावधान है, प्रावधान किया गया है कि प्रवेश के समय आयु के सबूत के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। किसमें, धारा 14 में प्रवेश के समय आयु के संदर्भ में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। किसी भी बालक को जाति प्रमाण पत्र के नहीं होने पर भी प्रवेश दिया जाएगा, यानी उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह क्या कथन क्या है, असत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आयु प्रमाण पत्र की कमी पर बच्चे को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह कथन क्या है, सत्य है। तो धारा 14 इसमें बताया गया है कि किसी भी बालक को जाति प्रमाण पत्र न होने पर उसे भी क्या दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। यह प्रावधान है आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटा प्रति सप्ताह वर्णित है। तो आपको याद रखना है कि 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे हैं। कितने हैं, 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे हैं, क्या है, प्रति सप्ताह वर्णित है। आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो आपको क्या याद रखना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे प्रति सप्ताह क्या है, वर्णित है। इसके साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं कि एक सत्र में क्या प्रश्न पूछ देता है, एक सत्र में कक्षा पहली से 5वीं तक, किसमें, आपको याद रखना है, कक्षा पहली से 5वीं तक निर्धारित शैक्षणिक घंटा क्या है करके प्रश्न पूछता है। किसमें, कक्षा पहली से 5वीं तक निर्धारित शैक्षणिक घंटा को आपको याद रखना है। किसको, निर्धारित शैक्षणिक घंटा को याद रखिएगा। तो यहां पर क्या है, घंटा कितना है, न्यूनतम घंटा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, न्यूनतम घंटा कितना है, 800 घंटा है। तो कितना घंटा निर्धारित किया गया है, न्यूनतम 800 घंटे क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है कक्षा पहली से 5वीं तक। उसके बाद याद रखिएगा कार्य दिवस, अगर पूछेगा कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए कार्य दिवस कितना है, तो आपको याद रखना है 200 कार्य दिवस क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। वैसे ही आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, कक्षा 6वीं से 8वीं तक, किसमें, कक्षा 6वीं से 8वीं तक निर्धारित शैक्षणिक घंटा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, निर्धारित शैक्षणिक घंटा पूछ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, कक्षा पहली से 8वीं तक निर्धारित शैक्षणिक घंटा कितना है। तो आपको याद रखना है घंटे कितना है, न्यूनतम घंटा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, न्यूनतम घंटा कितना है, यहां पर 1000 घंटा है। कितना घंटा है, 1000 घंटा है। कक्षा 6वीं से 8वीं तक न्यूनतम 1000 घंटा शैक्षणिक घंटा है। और इसके साथ आपको याद रखना है कार्य दिवस, किसको याद रखिएगा, कार्य दिवस कितना निर्धारित किया गया है। तो यहां 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जानने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 34 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत किया गया है, 34 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। किसके अंतर्गत, धारा 34 के अंतर्गत किया गया है। वैसे ही आप याद रखेगा कि इस अधिनियम के धारा 33 में, किसमें, धारा 33 में केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा याद रखेगा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, क्या जारी करके, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। इसको याद रखना है कि धारा 33 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार, क्या याद रखिएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन का प्रावधान किया गया है। किसका, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन
का प्रावधान किया गया है, किसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। धारा 34 में, किसमें, धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है, और धारा 33 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 15, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्धारित किया गया है कि कक्षा पहली से पांचवी तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। पहली से पांचवी तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, 200 अधिक से अधिक हो जाती है, तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या हो जाता है, 1:40 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:40। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसका प्रावधान धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत बताया गया है, धारा 25 में बताया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है। किसका, छात्र शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना है, धारा 25 में क्या बताया गया है, छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया है। क्या बताया गया है, याद रखिएगा, छात्र शिक्षक अनुपात बताया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि छात्र, और इधर मैं क्या लिख देता हूं, शिक्षक लिख देता हूं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि धारा 25 के अंतर्गत बताया गया है कि 1 से 30 तक छात्र में, क्या, 1 से 30 तक छात्र में शिक्षक की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। फिर यहां बताया गया है 31 से 60 तक, कहां तक, 31 से 60 तक बच्चों में शिक्षक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। फिर यहां बताया गया है 61 से 90 तक, कहां तक, 61 से 90 तक छात्रों की संख्या में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और इसके बाद बताया गया है 91 से 120 तक, कहां, 91 से 120 तक छात्रों की संख्या में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और उसके बाद यहां बताया गया है 121 से 150 तक, कहां तक, 121 से 150 तक अगर छात्र हैं तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। और यहां पर आपको नोट डालकर एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि यदि छात्रों की संख्या, याद रखना है कि यदि छात्रों की संख्या 150 से अधिक हो जाती है, किससे, 150 से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो वहां पर एक हेडमास्टर का प्रावधान है। किसका, हेडमास्टर के साथ, एक हेडमास्टर के साथ 5 शिक्षक का प्रावधान है। कितने शिक्षक का प्रावधान है, 5 शिक्षक का प्रावधान है। इसके साथ साथ इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि 200 से अधिक छात्र होने पर, क्या होने पर, 200 से अधिक छात्र होने पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या हो जाएगा, 1:40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:40 हो जाएगा। तो आपको 2 महत्वपूर्ण तथ्य याद क्या रखना है कि छात्रों की संख्या 50 से 150 से अधिक होने पर क्या हो जाएगा, एक हेडमास्टर प्लस क्या हो जाएगा, 5 शिक्षक होंगे। हेडमास्टर के साथ कितने शिक्षक होंगे, याद रखिएगा, 5 शिक्षक होंगे। वहीं याद रखिएगा 200 से अधिक छात्र होने पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या हो जाता है, एक अनुपात क्या हो जाता है, 40 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1:40 हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा पहली से पांचवी तक 200 छात्रों के लिए शिक्षक की संख्या कितनी होगी। यहां पर क्या पूछ रहा है, पहली से पांचवी तक, किसके, पहली से पांचवी तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आप भी जानते हैं, ऑप्शन क्या होगा, सी, 6 होगा। अभी आप चर्चा कर लिया हूं, इस पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करता, ज्यादा समय लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है। तो यहां पर आपको याद रखिएगा, आरटीई 2009 में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। कौन सी शिक्षा पर बल दिया गया है, याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटीई 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिन की समय पर देनी पड़ती है। तो आपको याद रखना है 7 दिन की समय पर देना पड़ता है। अगर कोई भी बालक क्या मांगता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांगता है, तो उसे 7 दिन के समय अवधि के भीतर क्या करना पड़ता है, बालक को टीसी प्रदान करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाने पर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जा सकता है उस विद्यालय पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आपको मैं समय देता हूं, आप सोचिए, मैं भी थोड़ा समय ले लेता हूं आपके साथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आपने सोच लिया, सही आंसर है समावर्ती सूची का विषय है। कौन से सूची का विषय है, समावर्ती सूची का विषय है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जानने का प्रयास करते हैं। आरटीई की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्य की आर्थिक अंशदान कितनी होगी। किसमें, धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्य की आर्थिक अंशदान कितनी होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 60:40 होगी। कितनी होगी, 60:40 होगी केंद्र और राज्य की आर्थिक अनुदान। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह अनुदान कितनी है, 90 अनुपात क्या है, 10 है, याद रखिएगा। तो ये आपको पूछेगा, पूर्वोत्तर विशेषतः पूछेगा, तो आपको यह अनुपात क्या हो जाएगा, 90 अनुपात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। याद रखना है क्या हो जाएगा, 90 अनुपात 10 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21वां। आरटीई की
आरटीई की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो आपको याद रखना है धारा 11 में। किसके अंतर्गत? धारा 11 के अंतर्गत विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस धारा के अंतर्गत क्या प्रावधान है आपको याद रखना है? समुचित सरकार। किसके द्वारा याद रखिएगा? समुचित सरकारों को। किसको याद रखिएगा? समुचित सरकारों का पूर्व प्राथमिक। याद रखिएगा, समुचित सरकारों का पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर्तव्य है। क्या है? समुचित सरकारों का कर्तव्य है कि वह क्या करे? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य है। लिख देता हूं, करने का क्या है? कर्तव्य है। तो यहां पर प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकारों का यह कर्तव्य बनता है कि वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, क्या होता है? आंगनबाड़ी होता है। क्या होता है? आंगनबाड़ी हो गया, बालवाड़ी हो गया, क्या हो गया? बालवाड़ी हो गया। ये सब क्या होते हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? 3 से 6 वर्ष के बालकों को प्रदान किया जाता है। किसको? 3 से 6 वर्ष के बालकों को प्रदान किया जाता है, जहां खेल खेल पर उन्हें शिक्षा दिया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब चर्चा करते हैं 22वें प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आरटीई 2009 की किस धारा के अनुसार सरकारी विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों का 20% से अधिक खाली नहीं होगा? क्या बोल रहा है? 20% से अधिक खाली नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धारा 26, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 28, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको सोचने के लिए, क्या करने के लिए? सोचने के लिए 20 सेकंड दे रहा हूं। कितना सेकंड दे रहा हूं? 20 सेकंड दे रहा हूं। और सोचकर आपको क्या देना है? आंसर देना है इस प्रश्न का। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो आप सब आंसर दे लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस प्रश्न का तो आंसर क्या हो सकता है? धारा 26 हो सकता है। क्या होगा? धारा 26 होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि धारा 26 में क्या बताया गया है आपको याद रखना है। तो आपके मन में आया होगा कि इस प्रश्न का तो सही आंसर धारा 26 होगा। कि धारा 26 में क्या प्रावधान बताया गया है आपको मैं पहले लिख देता हूं। सरकार द्वारा, क्या है? सरकार द्वारा संचालित। यहां पर फिर मैं समझाता हूं क्यों इनमें से क्यों नहीं लिया हूं। सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त, यहां पर प्रावधान है धारा 26 के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त विद्यालयों में। किसमें? विद्यालयों में कुल क्या बोला गया है? कुल स्वीकृत पदों का, क्या? कुल स्वीकृत पदों का 10% से, कितने प्रतिशत से? 10% से अधिक सीट, अधिक पद रिक्त नहीं रहेगा। क्या बोला गया है? अधिक पद रिक्त नहीं होगा। क्या होगा? रिक्त नहीं होगा। यह प्रावधान है धारा 26 में। कितना प्रतिशत सीट रिक्त नहीं होगा? 10% से अधिक सीट क्या नहीं होगा? रिक्त नहीं होगा। तो यहां तो मैंने ट्विस्ट डाला था, क्या लिख दिया? 20% से अधिक पद क्या नहीं होगा? खाली नहीं होगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िएगा, ट्विस्ट डालकर रखना चाहिए। आप सीधा सीधा आंसर देने से पहले दिमाग की बत्ती को जलाइएगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसको मैं शुरू ही लाइन में पढ़ाया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है जानने का प्रयास करते हैं। आरटीई 2009 में अध्यापक के निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ठीक है, ऑप्शन ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। तो भैया पैसा दे रहे हैं सरकार तो नियमित रूप से तो उपस्थित होना होगा, तो ये तो दायित्व को पूरा करना होगा। तो ये है दायित्व है। पाठ्यक्रम का संचालन करना होगा। 50,000 ले रहा है तो भैया पाठ्यक्रम को तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो यह भी इसका क्या है? दायित्व को पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा, यह भी क्या है? सही है। तो यह सब क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन सभी दायित्वों को क्या करना होगा? पूरा करना होगा, क्योंकि सरकार पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है तो पढ़ाएगा ही ना गुरुजी। ये आपको याद रखना है, दिमाग का प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस तरह के प्रश्न भी आएंगे तो आप अपने थोड़े से कॉमन सेंस दिमाग का लगाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बालकों का शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को
निम्न में से किस कार्य के लिए लगाया नहीं जा सकता? तो यहां प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यापक को किस कार्य के लिए लगाया नहीं जा सकता। तो पढ़ते हैं ऑप्शन ए, 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में। तो बिल्कुल ये गुरुजी लोग क्या होते हैं, बेचारे लोग क्या होते हैं, जनगणना में लगे रहते हैं, गर्मी रहे धूप रहे, ठीक है, थोड़ा ये कष्ट वाला है। तो 10 वर्ष पश्चात होने वाले जनगणना में इन्हें लगाया जा सकता है। तो यह क्या है, सही है। उसके बाद होता है आपदा और राहत कार्य में भी लगाया जाता है गुरुजी लोग का डीची। उसके बाद आपको याद रखना है चुनाव संबंधित कार्य, अभी लोकसभा चुनाव हुए तो सभी टीचर क्या होते हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं वो क्या होते हैं, इस कार्य में लगे होते हैं। ऑप्शन डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। मैं तो आज तक नहीं जानता, आप जानते हैं क्या पल्स पोलियो पिलाते हैं क्या गुरुजी लोग? 2 बूंद जिंदगी के पिलाते हैं क्या? नहीं पिलाते हैं। तो इसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। ये कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं, आपसे बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। चले अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर हम क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी, अनुच्छेद 30 ए में कहा गया है। यह प्रावधान किस में दिया गया है, 30 ए में दिया गया है। अब इसको मैं यहां पर क्यों लिया संविधान का, तो यहां पर आपको याद रखना है कि एक नोट को याद रखिएगा, किसमें, आरटीई एक्ट में मदरसों, वैदिक पाठशाला, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में आरटीई एक्ट 2009 लागू नहीं होता। तो इसीलिए मैं इस प्रश्न को लिया हूं। तो आपको क्या याद रखना है, धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो कौन से अनुच्छेद में है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 30(1) में यहां प्रावधान दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि आरटीई एक्ट में क्या कहा गया है, मदरसों, वैदिक पाठशाला और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में यह लागू नहीं होता। कौन सा एक्ट लागू नहीं होता, आरटीई एक्ट लागू नहीं होता करके याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी अगर जोड़कर पूछे जीएस से तो आपसे बन जाने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? ऑप्शन ए, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करता था। तो यह तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन ए सही नहीं लग रहा है। अब चर्चा करते हैं ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी को चर्चा करते हैं, बालकों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए। तो इसके लिए भी तो लागू नहीं किया गया है। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। तो यह क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बालकों को जो मूल अधिकार दिए गए थे, शिक्षा का क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, उसके अनुरूप क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने के लिए आरटीई एक्ट 2009 को लागू करने की आवश्यकता थी। क्या थी, आवश्यकता थी। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछेंगे तो आपसे आसानी से बनने चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अब मैं बताने की जरूरत है क्या, इस तरह के प्रश्न अचानक उड़ते हुए आ गए? तो आपको बताना है, उड़ता पंजाब में 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद और ट्विस्ट दे दिया, तो आपसे क्या प्रश्न पूछता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न बदल दिया, शिक्षक दिवस के आगे में लगा दिया राष्ट्रीय, लगा दिया तो राष्ट्रीय लगा दिया, तो आपको आंसर देना है 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटीई 2009 क्या है, आरटीई 2009 के संबंध में कौन सा कथन, सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर क्या पूछ रहा है, सही कथन का चयन करने की बात कर रहा है प्रश्न। पहला हो रहा है राष्ट्रीय बाल आयोग, तो बिल्कुल इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल आयोग का प्रावधान है, समावेशी शिक्षा पर बल देता है, तो यह भी कथन क्या है, सही है। उसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत अध्यापकों के कर्तव्य का वर्णन है, बिल्कुल अध्यापकों को कर्तव्य का वर्णन है, तो सभी कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी क्या है, सही है। क्या है, उपरोक्त सभी सही है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये क्या है, स्कूली शिक्षा विभाग है छत्तीसगढ़ का। तो ये वाला स्लाइड को मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, आपको पीडीएफ में दे दूंगा। इसके बाद आप देखिएगा, इस स्लाइड को थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया है, देखिएगा, आरटीई एक्ट कब हुआ, 4 अगस्त 2009 को क्या होता है, पारित किया गया, और इसे 1 अप्रैल 2000 को क्या किया गया, प्रभावी किया गया। अब इस सत्र का क्या होता है, लाभ क्या हो रहा है, 2008, 2010 और 11 से क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। पूर्व में इस अधिनियम का लाभ कक्षा 8वीं तक ही दिया जाता था। कहां तक दिया जाता था, पूर्व में इस अधिनियम का लाभ क्या दिया जाता था, कक्षा 8वीं में दिया जाता था। लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़
सरकार ने, क्या होता है इसमें, क्या किया गया, संशोधन किया गया। इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखेगा कि इसमें सरकार ने क्या कर दिया, संशोधन किया। क्या किया, संशोधन किया गया सत्र 2019 में, और इसकी मान्यता बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक कर दी। क्या कर दी, कक्षा 12वीं तक कर दी गई। तो आपको याद रखना है कि अब सरकार ने इसकी मान्यता बढ़ाकर आरटीई के दायरा को क्या कर दिया, कक्षा 12वीं तक कर दिया गया। किसके तक, कक्षा 12वीं तक कर दिया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण याद रखेगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2.9 लाख, कितना, 2.9 लाख इस योजना से क्या हो रहा है, छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। क्या हो रहा है, छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि इस योजना का लाभ कब से हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2010-11 से किया गया है, शुरुआत किया गया है। अब पूर्व में अधिनियम का लाभ कहाँ होता था, कक्षा 8वीं तक क्या किया जाता था, दिया जाता था। परंतु अब इसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर संशोधन कर 2019 में इसकी मान्यता बढ़ाकर क्या कर दी है, कक्षा 12वीं तक कर दी गई है। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा। और इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को मिला है, 2.9 लाख लोगों को मिला है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का नियम है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इस पीडीएफ के मैं इस फोटो को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो इसको भी थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी तथ्य हैं जो मेरे से पढ़ाने में छूटे रहते हैं उनको तो मैं बिल्कुल एमसीक्यू के माध्यम से कराऊंगा। आप अस्वस्थ रहिएगा, जहां तक मेरे पास नॉलेज है और जो मैं प्रयास कर सकता हूं, एक छोटा सा प्रयास है, ये छोटे से प्रयास के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा जितना अच्छा हो सके आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला तथ्य क्या है, आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। तो यह तो कथन क्या है, सत्य है कि यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। किसके लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है। उसके बाद देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के घर के नजदीक के 1 किलोमीटर के परिधि में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। क्या है यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 के बच्चों को घर के नजदीक 1 किलोमीटर की परिधि की दूरी में उपलब्ध कराई जाएगी। क्या उनसे शिक्षा, प्राथमिक। तो आपको बिल्कुल यह कथन भी क्या है, सत्य है कि प्राथमिक शिक्षा को अर्थात 1 से 5वीं तक के कक्षा के बच्चों को 1 किलोमीटर की परिधि में क्या कराना है, शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अधिनियम में प्रावधान है। उसके बाद क्या है, कथन तीसरे पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, कथन तीसरे पर। उच्च प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 6वीं से 8वीं के बच्चों को घर के नजदीक 3 किलोमीटर की परिधि में शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। यह कथन भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 3 किलोमीटर की परिधि में क्या होता है, 6 उपलब्ध कराना है। तो आप, मैं यहां पर मैं क्या लिखा दिया था, 2 लिखा दिया था, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने 2 लिखवा दिया था। तो आप इस 2 किलोमीटर को क्या कर दीजिएगा, नोट्स से परिवर्तन करके 3 कर दीजिएगा। लेकिन आप कई बार क्या करेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे, कई और माध्यमों से प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आपको 2 सही आंसर लिया होगा। क्या लिया होगा, 2 सही आंसर भी लिया होगा। लेकिन मूल अधिनियम में कितना लिखा है, 3 किलोमीटर का परिधि लिखा है। तो जो मैं उच्च प्राथमिक शिक्षा को 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए क्या लिखाया था, 2 किलोमीटर लिखाया था, इसे संशोधन करके आप क्या लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। मूल रूप से क्या है, जो अधिनियम है उसमें कितना किलोमीटर का प्रावधान है, 3 किलोमीटर का। जैसे आप देखेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको कितना किलोमीटर देखने मिलेगा, 2 किलोमीटर देखने मिलेगा। अन्य राज्यों में यही क्या हो जाता है, 2.5 किलोमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, 2.5 किलोमीटर। तो ये क्या है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसमें प्रावधानों में क्या किया जा सकता है, राज्य बदलाव कर सकता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन मेरे से लगा कि आपसे इस तरह के एक भी छोटा सा गलती आपका 1 नंबर डुबा सकता है। तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते, फिर भी मैं आपके लिए संशोधन के लिए इस तरह के प्रश्न को डाला था कि आप अपने नोट्स में क्या कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा कि प्राथमिक उच्च शिक्षा को घर के नजदीक 3 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराया जाए। अगर नहीं दिया है तो आपको 2 किलोमीटर देगा, 2 किलोमीटर को भी आप आंसर ले सकते हैं, लेकिन नहीं देगा। इस तरह के प्रश्न कभी नहीं देता, क्योंकि ये परिवर्तनशील डाटा है। चलते हैं अगले कथन की ओर। अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश हेतु आयु पर नहीं होगा। किसका, अनामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं होगा, बल्कि पिछली कक्षाओं में उत्तीर्ण के आधार पर होगा, उत्तीर्ण के आधार पर होगा। तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि अनामांकित विद्यार्थियों का, किसका, अनामांकित विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश किसके आधार पर होता है, आयु के आधार पर होता है। पिछले परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर नहीं होता। तो इस प्रश्न का में हमारे कितने कथन सही है, याद रखिएगा, 3 कथन है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। कथन 1, 2, 3 क्या है, सही है। और आप छोटा सा एक काम करिएगा, बस उच्च प्राथमिक शिक्षा में 3 किलोमीटर के घर के परिधि के दूर में शिक्षा उपलब्ध कराए जाना है, जिसे मैं 2 लिखाया था, ठीक है। लिखते लिखते थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको सुधार कर आप क्या कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा। धन्यवाद, इतना कष्ट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 33 में, कौन से में चलते हैं, 33 में। आरटीई
9 को किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? तो ठीक है, इसे आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसे आप क्या बता दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू में ही पढ़ा दिया। प्रश्न की ओर, आरटीई 2009 में किस अध्याय में सार्वधिक धाराओं का वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है, अध्याय 4 के अंतर्गत सार्वधिक धाराओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरटीआई के किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिया जाना चाहिए? तो आपको याद रखना है, धारा 29 में, किसमें? धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसको याद रखिएगा कि आरटीआई एक्ट के धारा 29 में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मनोदशा है। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो और आपको यह छोटा सा प्रयास कैसे लग रहा है, कि आपके मन में एक और जिज्ञासा होगी, सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो बीच में यार मेरा हाथ ना उंगली दब गया था, तो इसी कारण चोट लग गया था, और थोड़ा सा खेती किसानी का समय है, इसीलिए वीडियो निरंतर नहीं आ पा रहा है। जैसे भी मेरे को समय मिलता है मैं बिल्कुल आपको एग्जाम से पहले, किससे? एग्जाम से पहले जितना भी सब्जेक्ट चालू किया हूँ उसको विद एमसीक्यू कराने का प्रयास करूंगा। और आप बताइएगा जीएस के संदर्भ में कौन सा सब्जेक्ट और हम चालू कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो संविधान चालू करना है बोलेंगे तो आप मैं संविधान चालू कर दूंगा, या इकोनॉमिक चालू करना है बोलेंगे तो इकोनॉमिक। क्योंकि हमारा सिलेबस में जितने टॉपिक हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, इकोनॉमिक तो मैं 3 से 4 वीडियो में खत्म कर सकता हूं। तो आप बताइएगा जीएस के कौन से टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसको हम स्टार्ट कर देंगे। निरंतर आपके लिए वीडियो मिलते रहेगा। संविधान चालू करना चाहेंगे तो संविधान बता दीजिएगा, इकोनॉमिक बोलेंगे तो आप इकोनॉमिक चालू कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का वीडियो जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं।